क्या हो गया? क्या हो गया? सर, आपकी क्लास छोड़ के मैं बायो पढ़ने गया, बायो कैंसिल हो गया, केमिस्ट्री भी कैंसिल हो गया। ये होता है ये होता है फिजिक्स को डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा। कह रहा नहीं था सर, उस दिन। मतलब अभी सर इतना ऐसा ना हो फिजिक्स का भी कैंसिल हो जाए। बेटा फिजिक्स का कैंसिल, ये फिजिक्स के लिए ही कैंसिल करवाया जा रहा सर इतना अजीब लग रहा है, लाइक हमने इतना निग्लेक्ट किया है फिजिक्स को कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना है, अभी मैथ पढ़ना है, अभी बायो पढ़ना है, और एंड में है। बस फिजिक्स ही दे रहे हैं अब हमने। देख रहे हो, इससे क्या प्रूव होता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कहता था देखो किसी का कोई फायदा नहीं होगा जो केमिस्ट्री बायो के लिए पढ़ रहे हो, सब जाया होगा। खैर अब लगता है न्यूटन दुआ करके गया था। खैर है भाई, खैर है। चलो अब लेकिन अभी सर भी मैं कह अभी रहा हूँ। तक केमिस्ट्री का एक लफ्ज नहीं पढ़ा था, मैंने आप लिटरली सोचे एक लफ्ज नहीं पढ़ा था अभी तक। बेटा P1 आ जाएंगे ना तो एक लफ्ज क्या पूरी जो है ना नहीं अब किताबें तो पढ़। ऑब्वियसली पढ़ूंगी, अब तो गैप है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोविड का, कि कोविड में भी हमने देखा है जब बच्चे को बोलते हैं हाँ अब तो गैप मिल गया ना, अब तो देखें कैसी तैयारी करेंगे, अब तो भाई डिस्टिंक्शन से कम तो बात ही नहीं है। लेकिन अब पहले से भी कम पढ़ा, अब पहले से भी कम पढ़े, मतलब जब एक्स्ट्रा कोई दिन मिलता है ना तो वो जाया ही होता है, ये बात याद रखिए। मैथ के बाद इतना लंबा गैप मिला था, मैंने फिर भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री का, अब तो पढ़ ही लूंगी, कुछ तो कर ही लूंगी। ओके, तो यही मसला है। ठीक है चलो। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। तो भाई इसमें क्या कह रहा है, दो ब्लॉक्स हैं, दे स्लाइड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर, ऑलराइट। एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, अलोंग अ सर, ये फ्रिक्शनलेस वही सरफेस। पेपर है जो हमने उस दिन करा था, मार्च वाला। जी बिल्कुल, मार्च वाला है। आई थिंक आप लोगों ने 3 तक किया था, है ना? अब मैं 4 से जी स्टार्ट जी, करवा रहा यहाँ की वाले कर लिया था। हूँ। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। नहीं, ये वाला नहीं किया था, इसके ऊपर वाले कर लिया था। जी 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 बिल्कुल। चलो, तो इसका मोमेंटम दिया हुआ है, इसका मोमेंटम दिया हुआ है, टकराने के बाद बॉल एक्स का, ब्लॉक एक्स का फाइनल मोमेंटम भी गिवन है, और आपसे प्रॉब्ली वाई का मोमेंटम पूछा जाएगा। तो देख लेते क्या बोल रहा है। जो जो बातें मेंशन है वही लिखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। ब्लॉक वाई आल्सो मूव्स टू द लेफ्ट आफ्टर collision. Okay, so I don't think there is anything extra written. Then they say block X has an initial kinetic energy of this. Calculate the mass of block X. So भाई ब्लॉक एक्स की अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, मास निकालना है, तो सिंपली ओ लेवल्स का फॉर्मूला लगाना है, और क्या है कि E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 0.30 इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू। अच्छा जी, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो यार अगर V होता तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, लेकिन क्या मेरे पास ब्लॉक एक्स की वेलोसिटी है? डू आई हैव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्स? नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, कौन बता सकता है? देखो, याद है एक डेरिवेशन आप लोगों ने P2 में की थी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को जो रिलेट करती थी। उसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, वो आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन वो इक्वेशन याद है आप लोग? ई स्क्वायर समथिंग था। फिर मैं P2 में याद है आया था काइनेटिक एनर्जी, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी का, टॉपिकल्स का। सो मैं यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशनशिप था। आप क्या कह रहे थे? नहीं, पूछा था किस चीज की, सोचना नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था किस चीज की इक्वेशन पूछे था, मैंने सुना नहीं। मैं पूछ रहा था देयर इज एन इक्वेशन दैट कनेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और जो टॉपिकल्स में मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे आज। अच्छा है, चलो अभी आप देख सकते हैं। Hold on. ये आज है ये देखिएगा, ये टॉपिकल्स ही नहीं मिल रहे मुझे। Where is it? सर, एक और मैसेज आए थे बस के रिगार्डिंग। क्या? ये कह रहे हैं कि 1 जून तक कोई भी पेपर नहीं लेंगे कैमरेज वाले। राकेट में भेजे हम। सर पंजाब में मार्शल लॉ लग रहा है, न्यूज आ रही है। नहीं अरे नहीं नहीं, अबे भाई, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 1 जून तक पेपर नहीं हो रहे हैं कैमरेज में, कह रहे सर हैं। बोल रहा जब हूँ ये मैं, राकेट फिजिक्स में भी मैसेज कैंसिल आया हो था। जाएगा। ओ भाई, ओ हेलो।
बस कर जाओ थोड़ा। नहीं नहीं, वाकई में वाकई में ये वाकई किसने में। बोला 1 जून तक पेपर नहीं हो रहे? एक इन्होंने बोला आप? ये मैंने बोला है, राकेश का मैसेज आया है, इसको किसी का मैसेज आया है। राकिब ब्रिटिश काउंसिल में क्या होते ब्रिटिश हैं? काउंसिल, कौन सी नहीं पोजीशन में नहीं, होते हैं? ब्रिटिश काउंसिल का ही है मैसेज। सर अबे मेरे पास भी भाई एक मैसेज आया सीएससी टीचर का। क्या? 1 जून तक बोले कि नहीं हो सकता, रूमर आ रही कि नहीं हो प्रिपरेशन। आप फजूल बातें नहीं मैंने करो। मैंने ग्रुप पे भेजा है मैसेज। अच्छा भाई छोड़ो यार इसको। नहीं नहीं, अभी हमें पढ़ने तो यार, आप ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है? फजूल बातें नहीं करो, इससे कोई फायदा नहीं है। सही, आओ सर काम की बात करते हैं। ओके सो यार मैं जल्दी से ड्राइव कर लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का फॉर्मूला, और वो ये है, देखो के ई होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अग्रीड। अब मुझे सिर्फ चाहिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मुझे मास नहीं चाहिए। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, गौर से देखना। हाफ एम इंटू एम वी, सॉरी, हाफ एम वी इंटू वी से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब एम वी की जगह तो आ जाएगा मोमेंटम, कि E इक्वल्स टू हाफ पी इंटू वी। अब मुझे V को भी हटाना है, और V की जगह क्या लेकर आना है? सिर्फ मोमेंटम लेकर आना है। तो यार मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी को सब्जेक्ट बन जाओ, होता था मास, हो जाता है अपॉन मोमेंटम अपॉन मास। अच्छा मैं मास भी नहीं दिया आपको, मोमेंटम अपॉन मास। हाँ तो मास तो पता होना चाहिए। डू वी नो द मास ऑफ द ब्लॉक एक्स? No, we do not. We do not know the mass. Initial kinetic energy of this half into into हाँ हमारे पास मोमेंटम है ना, मोमेंटम है हमारे पास। अगर इसे convert करें। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या क्या किया है? समथिंग इज मिसिंग। अच्छा भाई ये हो जाएगा m into यार देखिए मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास है 0.37। ये पूरा mv की जगह पे आ सकता है, यहाँ पर ये mv की जगह पे 0.37 आ सकता है, ठीक है? यहाँ से मास आ जाएगा, हाँ ठीक है ना, मास आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो ये देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मैं वापस से लिख रहा हूँ, के ई का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ एम एम वी इंटू वी, ठीक है? ऐसे लिख लिया, कोई इशू तो नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी की जगह पे पी इंटू वी, ठीक है? ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है, मोमेंटम भी पता है, काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो बस खत्म होगी बात। काइनेटिक एनर्जी 0.30, हाफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स वाज हाउ मच? 0.37 into v। यहाँ से v को सब्जेक्ट बना लो, so it's going to be 2 into 0.30 upon 0.37। अग्री? समझ आया कि नहीं आया? इसे चेक करो क्या आंसर आया। इसे v आ जाएगा ना, v आ जाएगा तो फिर हम मास निकाल लेंगे। v आ जाएगा, फिर हम मास कैसे निकालेंगे? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। 1.6216। इसको आप डिवाइड कर दो 0.37 से, इसको मोमेंटम से डिवाइड कर देते हैं अपॉन आंसर। हाउ मच मास डू वी गेट? हमें मास फाइंड करना है, मास फाइंड। वरना दूसरा तरीका था, वो जो रिलेशनशिप जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया था, वो मैं बता रहा हूँ वापस से, जरा गौर से देखो, ठीक है? मैं वो डेरिवेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। मुझे याद आ गई क्या डेरिवेशन थी, वो थी प्रूव करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस वाज द फॉर्मूला आई गेस। So where p is the momentum of the block and m is the mass of the block, if we are given mass and momentum of the block, we can find the kinetic energy through this relation. So इसकी derivation क्या थी?
ये स्टार्ट हो रही थी यहाँ से, ये देखो के ई इक्वल्स टू, इसको वापस से बता रहा हूँ, ठीक है, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर को मैंने लिख लिया एम वी इंटू वी, राइट, तो ये हो गया हाफ पी वी इक्वल्स टू के ई। और अब v की जगह पे मुझे चाहिए मोमेंटम अपॉन मास, में देखो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम v की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, p की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा p अपॉन m, so it will become p square upon 2m। so मैं ये इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ठीक है, so we could have directly use this equation and then use it again। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप में कर देता हूँ, so if you know this equation we'll do ke equals to p square upon 2m। अगर ये समझ में आया ये डिराइव कैसे हुआ, ये हमारे P2 के टॉपिकल्स में ऐसा क्वेश्चन है। So it will सर be m का आंसर 0.2281 आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही। तो के यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर 0.37 था अपॉन 2m, यहाँ से m को सब्जेक्ट बना लो एंड यू विल गेट 0.22 समथिंग, राउंड ऑफ करके 0.323 आंसर आ रहा हो, ठीक है। जी जी। चलो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज मुझे इसको रिकॉल करने में काफी देर लग गई। ओके, determine the magnitude of the momentum of block y after collision, यानी magnitude of momentum of block y ये फाइंड करना है after collision, after collision, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, loss in conservation or loss in momentum of x equals to gain in momentum of y, that's it। m1 u1 करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही डायरेक्टली हो सकता है। अगर आप नोटिस करें तो x के मोमेंटम में कितने का डिफरेंस आया है, तो ये देख लो, मोमेंटम ऑफ x बिफोर कोलिजन क्या था, वो था प्लस 0.37, मोमेंटम ऑफ x आफ्टर कोलिजन कितना है, ये आफ्टर है और ये बिफोर है, कितना है भाई आफ्टर, इस यहाँ पे जो ज्यादातर बच्चों ने मिस्टेक की होगी माइनस नहीं लिखा होगा, माइनस 0.13, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो कितना आया चेंज इन मोमेंटम ऑफ x फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। The final momentum is minus 0.13 minus plus 0.37. It's going to be minus 0.13 minus 0.37 कितना होता है? Minus 0.50. Yes or no? Agreed? इसका आंसर होगा minus 0.50. But are we going to write minus 0.50 or not? बताओ, is it going to be correct or wrong? सर ऊपर लिखते हैं। एक सेकंड, हमें x का मोमेंटम नहीं निकालना था, किसका निकालना था, y का निकालना था। अच्छा चलो एक मिनट के लिए सोचते हैं कि x का मोमेंटम निकालना होता, सो अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वजह लिखता हूँ चेंज इन मोमेंटम, लेकिन देखो अगर वर्ड मैग्नीट्यूड होना तो माइनस नहीं लिखते, दैट वाज माय पॉइंट बेसिकली। खैर अभी फाइनल आंसर तक चाहते हैं। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक x minus 0.50, and what will the change in momentum of block y plus 0.50? Loss in momentum of x equals to gain in momentum of block y, agreed? So y के मोमेंटम में कितना गेन आएगा, फ्रॉम माइनस 0.65, इसमें जरा गेन करो, पॉजिटिव करो, तो इसको प्लस 0.50, व्हाट डू वी गेट, वी गेट माइनस 0.15, agreed? सही कह रहा हूं? जी सर सही। तो क्या आंसर माइनस 0.15 लिखेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ। Because the word magnitude is written, इसका मतलब we should never write minus। अब इसका alternate तरीका देख लें, वही जो रटा हुआ तरीका है वो है initial momentum of ball x plus initial momentum of block y should be equal to the sum of final momentum of block x plus final momentum of block y. This is total momentum of both the bodies after collision, total momentum of both the bodies before collision। इसको हमने normally कैसे रटा हुआ है, ये होता था m1 u1, ये होता था m2 u2, ये m1 v1 और ये m2 v2। याद है इन्होंने पूरा कंबाइन m2 v2 पूछा है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे प्लस 0.37 और इसकी जगह पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक y वाज
minus 0.65 क्लियर है इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स कितना था लेफ्ट पे जा रहा था तो माइनस 0.13 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक वाई यहाँ से इसको सब्जेक्ट बना लो यहाँ से भी आपका आंसर आएगा माइनस 0.15 एंड देन आप माइनस आंसर में नहीं लिखेंगे ठीक है यू विल नॉट राइट माइनस प्लस ठीक है आई होप इट इज क्लियर एक क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले दो तरीकों से मैंने बता दिया एक था लॉस ऑफ एक्स minus 0.5 that means gain of y will also be minus 0.5 और gain of y will be plus 0.5 तो प्लस 0.5 जब ऐड किया माइनस में प्लस माइनस का यहाँ पे सारी मिस्टेक्स होने वाली है देखो लेफ्ट पे जाती भी माइनस राइट पे जाती भी प्लस ठीक है ओके लास्ट पार्ट में उससे पूछा है व्हाट इज द फोर्स दैट द व्हाट इज द एवरेज फोर्स नहीं कह रहे ब्लॉक एक्स एक्सर्ट एवरेज फोर्स ऑफ 7.7 न्यूटन ऑन वाई ड्यूरिंग कोलिजन कैलकुलेट द टाइम ऑफ कांटेक्ट निकालना है कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जुहेर बता दें जरा जल्दी से एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी भाई एक न्यूज फॉर्मूला बताए ना फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है जी हाँ आपको पता है फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई होना चाहिए सर मोमेंटम F9 को ऊपर से होने वाला है। नेगेटिव जी आबिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ पार्ट बी में मोमेंटम को नेगेटिव 0.15 नहीं रखेंगे नहीं बेटा अभी तो डिस्कस किया उसका रीजन क्या था क्या रीजन था कौन बता रहा है कहा क्या रीजन था मैग्नेट या माइनस क्यों नहीं लिखेंगे आंसर तो माइनस आया था मैग्नीट्यूड इज नाउ सही क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ओके सर अच्छा बताओ मुझे आबिर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पार्ट सी में या आबिर बेटा क्या फोर्स गिवन है कोलिजन टाइम की बात हो रही है कौन सा फॉर्मूले में फोर्स और टाइम आता है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ सर वर्क डन क्या हो गया फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है कितनी फोर्स है 7.7 चेंज इन मोमेंटम कितना आया था व्हाट वाज द चेंज इन मोमेंटम द चेंज इन मोमेंटम वाज 0.50 अग्रीड दोनों के मोमेंटम में इतने का ही चेंज आया ना 0.50 वी आर नॉट गोइंग टू यूज फाइनल मोमेंटम चेंज कितना आया दोनों बॉडीज के मोमेंटम 0.50 यहाँ से आ जाएगा टाइम ये कौन सा टाइम होता है कोलिजन टाइम वो टाइम जिस दौरान वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो 0.50 अपॉन 7.7 समझ में आएगी ना इज इट क्लियर और नॉट क्लियर 0.064 आ रहा 0.064 आगे क्या आ रहा है इसके सर 0.064 बेटा वही लिखा है मैंने 93 हद हो गई सर ओके तो अब इसको दो में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे क्या हम इसको 0.06 लिखेंगे दो में राउंड ऑफ करके 0.06 हो जाएगा सुहेर इज इट करेक्ट और रॉन्ग जी सुहेर सर सही है 0.066 होगा और अरीब आपको क्या लगता है इसको दो में राउंड ऑफ कैसे करेंगे सही है नहीं है जी सर सही है जी सर What's सर wrong? डेसिमल प्लेसेस सही है फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर सही Who's the first significant figure here? Who's the first significant figure in this number? 6 6 6. So this is the first significant figure if you guys suggest. This is the second significant figure. अगर हमें दो SF में राउंड ऑफ करना हो तो कौन सी SF को देखते हैं
0.065 हो जाएगा। जी, so we look at this is the third SF. If this is greater than 5, it's going to be 0.065. सो ये कितने मार्क्स कटेंगे अगर हमने like 0.06? One mark. Oh, sorry. मुझे बताओ, how many SFs are Arif? How many SFs are these? How many SFs are? सर ये 1 SF होगा। This is one SF only. So why? तो आप लोग सब 1 SF क्यों सजेस्ट कर रहे थे भाई? चलो अरीब से एक और क्वेश्चन। अरीब मुझे बताओ, how many SFs are these? अरीब बताएंगे। सर ये 2 हो जाएगा। नहीं ये, हाँ ये 2 होगा ना। आबिर आपको क्या लगता सर ये 0 क्या? है? 0 SF? ये नहीं सर, ये 2 ऐसा है। Yes, ये 2 SF है। अरीब is also right, 2 SF। ठीक है, ये जो एंड वाले लीडिंग जीरोस होते हैं डेसिमल्स के राइट वाले, लीडिंग लीडिंग बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग जीरोस एसएफ्स होते हैं, लीडिंग जीरोस एसएफ्स नहीं होते। ठीक हो गई बात? और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर वो भी एसएफ होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.06, ये कितने एसएफ्स लिखे हैं? ये 3 होगा। आप कितने ये हो? 4 हो गया। 4 हो गए। इसको अगर 2 में राउंड ऑफ करना हो, क्या आंसर होगा? 2 SF पे सर 1.01 हो जाएगा। ओके, बाकियों को क्या लगता है? ये 2 में राउंड ऑफ करने के बाद इसको जरा करें राउंड ऑफ 2 SF, क्या आंसर होगा? कौन बता रहा है? अरीब का आंसर है 1.0। क्या बोल रहे थे आप? सर 1.0 नहीं, सॉरी 1.1 था। अरीब कह रहे 1.1 कह रहे, और बाकी लोग क्या कह रहे? सर 1.1 है। जी करेक्ट। अच्छा, ये अगर होता 1.043, अब इसको 2 में राउंड ऑफ करें। करें 2 में राउंड। वही होता। 1.1? नहीं सर 0। 0.04। 1.04। अरूबा, ये दो में राउंड ऑफ कर लिया आपने इसको? ये तो 3 SF है। ये कितने एसएफ है? 3 SF है। अरूबा आपको क्या लगता है? सर ये 3 लग रहा है, लेकिन 1.0 लिखेंगे तो वो 2 हो जाएगा और वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं, इसको 1.0 ही लिखेंगे। ठीक है, 1.0 फिगर है। बेटा डेसिमल के राइट वाला लिखेंगे आप। ठीक है, डेसिमल के राइट वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, ये एसएफ है, मैंने बताया था ना 6 एम्पेयर आंसर आ रहा है, तो आप 6 नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं? 6 पॉइंट। याद आया? चलो, आई होप अब आज याद रखोगे। ओके, मूविंग ऑन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन सीआरओ। एक दफा जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइक्रोफोन है, सीआरओ के साथ लगा हुआ है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या निकाला जा सकता है? टाइम पीरियड। ऑलराइट, कैसे? 1/f करके। तो टाइम पीरियड अभी निकालो आगे जाने से पहले। 1/5000 कितना होता है? 1/5 होता है 0.2 और 200। राइट, सही कह रहा हूँ? 200 होता है 0.5 into 1000। यस, सही, 200 सेकेंड। अग्रीड? देखिए इसका टाइम पीरियड है 200 सेकेंड। ट्रेस इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, डिटरमिन द टाइम बेस सेटिंग। क्या फॉर्मूला बताया था? वैसे तो मैं बगैर फॉर्मूला के ही सजेस्ट करता था, मगर थोड़े टाइम से अब मैं बोलता हूँ फॉर्मूला मेमोराइज कर लो। इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉक्सेस। मैंने सबको लिखवा दिया, आई एम श्योर। नंबर ऑफ बॉक्सेस टू कंप्लीट वन वेव horizontally multiply by time base. Do you guys remember this formula? जी सर, आपने लास्ट क्लास में, वर्कशॉप की क्लास में भी लिखा है। वर्कशॉप की क्लास में भी लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम। अब टाइम पीरियड कितना है ये हम लोग निकाल चुके हैं। इट्स 200। दिस इज 200। हाउ मेनी बॉक्सेस इट टेक्स टू कंप्लीट वन कंप्लीट वेव? चेक कर लो। अच्छा, ये बॉक्सेस कौन से लेना है? ये वाले सेंटीमीटर। कितने बॉक्स है? ये एक बॉक्स, 2 सेंटीमीटर।
एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। एक वेव यहाँ से शुरू होगी तो कहाँ कंप्लीट होगी? यहाँ कंप्लीट, उसके बाद वेव रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या फिर यूं भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, फ्रॉम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ। या फिर अभी बच्चों वाली बात है जी, सो 4 बॉक्सेस या 4 सेंटीमीटर्स, ये सेकंड है। देखो यूनिट भी बन जाएंगे खुद से। कैसे बनेंगे यूनिट? इसके यूनिट है सेकंड्स, ये है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। इसको सब्जेक्ट बना लो, 200/4 हो जाएगा, 200 सेकेंड्स अपॉन 4 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 4 5 20, 50 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। अग्रीड? यूनिट्स ऑलरेडी लिखे हैं। अंडरस्टूड? इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था सीआर? मुझे जरा बताओ, ये मैंने आंसर सही बताया? 200 होता है? टाइम पीरियड सही बताया ना मैंने? 200। एक सेकेंड, एक वेव कंप्लीट हो रही है कितने बॉक्सेस में? कितने बॉक्स में कंप्लीट हो रही है? 1 1 2 3 एंड 4। सो 2, हर एक बॉक्स कितना हुआ? 50 सेकेंड्स। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी बेटा, ये आप लोगों ने मुझे यहाँ करेक्ट करना चाहिए था। 1/5000 कितना होता है? चेक करो। 1/5000 इज नॉट 200। हाउ मच इज इट? 2 एक्सपोनेंट -4। मुझे लगा ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। अग्रीड? कैलकुलेटर में चेक कर लो इसको, मैंने ये गलत बताया था, दिस वाज रॉन्ग। इट इज 1/5000 इज नॉट 200, ठीक है। बस ये मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही है, वर्किंग सब सही है, वर्किंग इज ऑल करेक्ट। इट्स जस्ट इसका हमारा 1 मार्क कटेगा, सही है। एक चीज गलत होने का 1 मार्क कटेगा, एंड देन इट विल नॉट बी पेनलाइज लेटर ऑन। सो इट्स गोइंग टू बी 2 एक्सपोनेंट -4, 2 एक्सपोनेंट -4। अब मुझे बताएं ये कितना बनेगा? बनेगा 5 एक्सपोनेंट, कितना आंसर आएगा इसका? -5 आई गेस, ठीक है। 5 exponent minus. It's better you, if you're writing in standard form also, you write like this, 5.0, ठीक है, you write like this, 2 में, ठीक है। Is it clear? So what I did, the mistake was this, so calculation गलत directly कर दी थी। Okay, the next part, the intensity of the sound detected by the microphone is now increased. Intensity बढ़ाने से क्या चीज बढ़ जाती है भाई? ये किससे रिलेटेड होती है? इंटेंसिटी किससे रिलेटेड होती है? आप डू यू नो इंटेंसिटी किससे रिलेटेड होती है? करेक्ट, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड से कनेक्टेड होती है। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, करेक्ट। उसको इट हैज नाउ इंक्रीज फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ आई टू द वैल्यू, यानी एम्पलीट्यूड। और क्या रिलेशनशिप है अरीब? डू यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? यस अरीब। सर वो ए स्क्वायर के बराबर है इंटेंसिटी, मतलब प्रोपोर्शनल। सॉरी, इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड, करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे मैंने इसका तरीका बताया था कि दोनों की जगह ब्रैकेट बनाओ, सही है। और अब किसकी जगह पे 3 लिखूंगा मैं? ए की जगह पे 3 लिखूंगा या फिर आई की जगह पे 3 लिखूंगा? क्वेश्चन पढ़े। I/3i नहीं होगा into वो भी एक तरीका है, बट इसका स्मार्ट तरीका सुनो, स्मार्ट तरीका की। यहाँ पे देखो, किसकी जगह पे 3 कर लूं? इंटेंसिटी हैज नाउ बीन थ्राइस, तो इंटेंसिटी की जगह पे फैक्टर लिख लेता हूँ 3। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड विल बी √3, यानी कि जो न्यू एम्पलीट्यूड है, दिस इज √3 टाइम्स ओल्ड एम्पलीट्यूड। इज इट अंडरस्टूड? एक तो ये तरीका है जो है, कौन सा मेथड? स्मार्ट मेथड। और नॉन स्मार्ट मेथड भी है, लेकिन ये रिलायबल है।
मेरे केस में मिस्टेक नहीं होती बच्चों की, और वो क्या है, वो है I2 upon I1 या I new upon I old कर लो, जैसे भी सही लगे. A new upon A old. Abid, are you referring to this one? Right? Yes, sir. This is very reliable. So new intensity is 3 times of old. This has been mentioned in the question. Old intensities are new amplitude, we do not know. Old amplitude, yes, we do know. We can count the number of boxes. So how many boxes is it? अगर आप छोटे बॉक्स में इसमें मेरी सजेशन होगी छोटे बॉक्स काउंट करो, ये वाले स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्केच करना आसान होगा. तो उसका एम्पलीट्यूड है 1 2 3 4 5. ठीक है, सी 1 2 3 4 and 5. So amplitude is 5 boxes या 1 centimeters. My mashwara is do not say 1 centimeters, write 5 small boxes, small and then square. All right, I and I will get cancelled, and from here a new will be square हटाने के लिए under root both sides. So under root 3 into 5, and it is the same thing as a smart method suggested. A old is 5 boxes. एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते मतलब? ले सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं फायदा क्या है स्मॉल बॉक्सेस में लेने का, पता है? मैं बताता हूं, जरा करो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. अगर आप लेते ना अंडर रूट 3 into 1, ना आप, if you would have taken this a new is under root 3 into 1, so आपका बनता अंडर रूट 3 सेंटीमीटर. अब अंडर रूट 3 सेंटीमीटर्स को जरा प्लॉट करो, कितने बॉक्सेस बनेगा? हाउ मेनी बॉक्सेस? 1.2 बन जाएगा. तो वो नहीं, वो 1.3 सेंटी, वो 5 बॉक्सेस के Into ऊपर 5. होगा. हाँ, तो करना पड़ा ना into 5. तो अगर आपको स्केच करना है और आंसर स्टेट नहीं करना, if you have to only sketch, then why not do the boxes method and directly get the answer of number of boxes? Got it? Yeah, sir. Sir, But if वो you have to, if you have to state in centimeters, then yes, we should take 1 centimeters or 5 boxes as 1 centimeter. जी आप बोले. सर वो इंटेंसिटी का क्या वो है proportionate to diameter 1 upon d to the power of क्या होता है? Diameter नहीं है, distance है. Intensity is inversely proportional to distance square. If you go, for example, from a loudspeaker, let's say किसी मस्जिद में अजान हो रही है और आप उससे अगर डबल डिस्टेंस दूर चले जाएं, खुदा ना खास्ता, वैसे तो नहीं, मतलब अजान हो रही है मतलब you should go to masjid. But let's say if you go double the distance away from masjid, for example, आप मस्जिद से 5 meters 7 meters दूर खड़े हुए, सही में ये मस्जिद है, let's say mosque, and you are standing 7 meters here. जैसी अजान हुई आप पीछे चले गए, आप 14 meters दूर चले गए, let's say डबल डिस्टेंस अवे चले गए. इसको डबल करो, इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1/4. जो आवाज आ रही थी ना, लाउडनेस, that intensity will be 1/4, not amplitude. Amplitude कितना होगा? हाफ ही हो जाएगा. एम्पलीट्यूड पता है क्यों हाफ हो जाएगा? ये देखो, ऑल्दो इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशनशिप ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इफ यू नो I2 upon I1 equals to A2 upon A1 का स्क्वायर, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड से रिलेशनशिप है. और यही I2 upon I1 का उससे पता है क्या रिलेशनशिप है? डिस्टेंस है, इनवर्स. तो ये क्या होगा? D1 upon D2. Now if this equals to that and this equals to that, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ D1 upon D2 whole square equals to I2 upon I1, right? And I2 upon I1 itself is equals to A2 upon. क्या ये रिलेशनशिप समझ में आया? D1 upon D2 equals to A2. So अगर एग्जामिनर डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप मांग ले, although this is very rare, this does not come, but it can come. Once a relationship between intensity and distance came, but they
also gave this themselves. उन्होंने ये खुद से बता दिया था क्या, ये वाली बात खुद से बता दी थी। ठीक है, चलो सो बैक टू क्वेश्चन, या कोई सवाल है अभी? Should we go back to question? स्केच करने जाए। अच्छा, कोई फेज डिफरेंस तो नहीं बोला क्वेश्चन में? पढ़ लो, क्या कोई फेज डिफरेंस है? बोला है फ्रीक्वेंसी, assume that the amplitude is proportional to the amplitude of the sound wave। कह रहा है वो जो ट्रेस है उसकी एम्पलीट्यूड वही है जो साउंड की है, तो ऑब्वियसली वही होगी। कह रहे जो ट्रेस है उसका एम्पलीट्यूड साउंड वाला एम्पलीट्यूड के इक्वल है, यानी कि दिस रिप्रेजेंट साउंड। चलो अब कैसी होगी भाई? तो देखो टाइम पीरियड पे कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? लाउडनेस से इंटेंसिटी बढ़ाने से टाइम पीरियड रिमेन्स है। सो अब मैं कौन से प्रोसेस लगा रहा हूँ? देखो, दिस विल रिमेन है, दिस विल रिमेन है, दिस विल, मीन लाइन वाले पॉइंट्स अपनी जगह पे रहेंगे, और जो क्रेस्ट और ट्रफ है बस वो मूव कर जाएंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड है ना वो। कितना मूव कर जाएंगे? √3/5, ये है न्यू एम्पलीट्यूड। कितना होता है यार, जरा करके देखो कैलकुलेटर में। प्लीज डू नॉट पुट दिस, ये मत कर लेना, कर्सर दबा देना, वो जो ऊपर एक की है ना ये वाला, इसमें ये वाला बटन दबा दे, अंडर रूट के बाहर आ जाना, ये करना, ये नहीं करते। जी कितना आ रहा है भाई बताइए? हाउ मच? कोई नहीं बता रहा। नहीं बता रहे आप लोग? हेलो, जी भाई, एनीबडी? भाई किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? सर ये आ रहा है सर 8.66 या 500√3। हाँ 8.66। 500√3 तो मुझे भी पता है, 8.66 कहाँ गया जी? यहाँ पे कर रहे थे। सो 8 पॉइंट, सो वी नीड टू, क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ पे होंगे? क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट होगा पॉजिटिव 8.66 और ट्रफ होगा -8.66 बॉक्सेस। ठीक है, सो दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दीज आर बॉक्स। तो इसका मतलब ये 5 बॉक्स था, 6 7 8, दिस इज रफली 8.66। ठीक है, सो 6 7 8 एंड दिस 8.66। इसी तरह यहाँ पर 6 7 8 8.66 7 8। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गए। अब इसको स्मूथ कर्व बनाना। ठीक है, स्मूथ, अगर फेज डिफरेंस भी होता तो आप जो है वेव को आगे मूव भी करा देते। उसके लिए फॉर्मूला अरीब बता रहे हैं। अरीब, फेज डिफरेंस फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव क्या फॉर्मूला होता था? डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? जी अरीब। सर फेज डिफरेंस सर अपॉन, नहीं सर भूल गया हूँ, जरा देखना होगा। बेटा अभी वर्कशॉप में किया आपको याद है? सर वो चेंज इन x अपॉन x इनटू 360 तो नहीं होता यार? करेक्ट, यही होता। सर पावर डिफरेंस चेंज इन x अपॉन x होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। सो लेट्स सपोज, अब मैं वो भी यहीं पे सिखा रहा हूँ, सही है अरीब, उसको भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और वो भी सिखा रहा हूँ, वो ये भी सिखा रहा हूँ कि अगर लेट्स से उसने बोला होता है यार फेज डिफरेंस है 90 डिग्रीज और इंटेंसिटी है 3i, नाउ स्केच द न्यू वेव। तो अब क्या होगा? अब पहले आप निकालेंगे कि जो डेल्टा एक्स है ये कितना होगा, यू विल फाइंड, यानी कि कितनी वेव आगे मूव कर जाएगी राइट पे। डेल्टा एक्स बोलो, यहाँ पे बेसिकली डेल्टा टी है, एक ही बात है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 360, बिकॉज यहाँ पे ये टाइम पीरियड शो करता है, ये टाइम पीरियड है नॉट वेव लेंथ। तो ये और फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ सिंबल्स का फर्क। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 360। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था
कि अब 90 डिग्री फेज डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस की जगह लिखो 90, डेल्टा टी फाइंड करना है। टाइम पीरियड कितने बॉक्सेस है, काउंट कर लो बॉक्सेस, या अब इसमें सेंटीमीटर्स में लिखना हो सेंटीमीटर्स में लिख लो, यानी सेकंड्स में लिख लो। सो दिस इज एक बॉक्स, 2, 3, 4 बॉक्सेस है ना, इसका एक तरह से टाइम पीरियड। वैसे तो आई नो टाइम पीरियड ये है, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ बॉक्सेस लिख लो। सो जो टाइम पीरियड है ये 4 बिग बॉक्सेस, 4 बिग बॉक्सेस, 4 बिग बॉक्स। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी। तो देखो कितना आ रहा है डेल्टा टी, 90 इंटू 4 अपॉन 360। व्हाट डू वी गेट? वी गेट 1 बिग बॉक्स। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ गया? 1 बिग बॉक्स, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग पॉइंट 1 बिग बॉक्स राइट पे चला जाएगा। आई होप ये समझ में आया 1 बिग बॉक्स कैसे। तो 90 इंटू 4 अपॉन 360, 90 1 जा 90 4 जा 4 4 1 बच गया, तो ये 1 बिग बॉक्स। अब राइट पे जाएंगे, अगर उसने बोला होगा लैगिंग बिहाइंड है। लेफ्ट पे जाएंगे, अगर उसने बोला होगा लीडिंग है। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो दोनों कहीं पे भी जा सकते हैं। सब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। दिस लेट्स से दिस वाज ए, so this will be a dash, agreed? This is b, this will shift to b dash, but not just here, it will also go down because intensity का भी फर्क है। So b dash will not be here, b dash will be 1 2 3 8.66। Is it clear or not clear? So this is b dash because इसमें ये पार्ट डिफरेंस की वजह से, फेज डिफरेंस की वजह से फर्क है, और ये इंटेंसिटी की वजह से। ऑलराइट, लेकिन ये सेंटर लाइन पे ही रहते, सेंटर लाइन वाले पॉइंट सेंटर लाइन पे ही रहते। नाउ इफ दिस वाज सी, दिस विल बी 1 बिग बॉक्स राइट, सी डैश। इफ दिस वाज डी, विल दिस बी डी डैश? ज़ुहैर, क्या डी डैश सही बना है? जी भाई ज़ुहैर, नहीं सर, गलत बना है क्या करना चाहिए? सर। डी डैश नीचे आना चाहिए ना, क्या डी डैश नीचे आना चाहिए ना। नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। ट्रफ नीचे आएगा, ट्रफ नीचे आएगा, क्रेस्ट तो ऊपर जाता है ना। ये देखो इस तरह की वेव बनी थी ना, याद है? इंटेंसिटी 3 टाइम्स है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भाई, सही। ये E है, दिस इज E डैश, दिस इज F, सो दिस विल बी 1 2 3। किसको समझ नहीं आया प्लीज रुक के पूछ ले मुझसे, मैं वेव बना लूं फिर पूछ ले। ये A डैश, B डैश, C डैश। तो ये जी जी बोलो। क्रेस्ट और ट्रफ ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ, ये क्या मैंने क्वेश्चन किया है, अपनी अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, या ये सवाल में दिया हुआ था? ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया। इसमें क्या अपनी तरफ से बनाया बता रहा हूं। जी अपनी सर। तरफ से मैंने ये बनाया कि पहले तो उन्होंने बोला था सिर्फ इंटेंसिटी 3 टाइम्स हुई है। अब जी मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया यार इंटेंसिटी भी 3 टाइम्स हुई है और फेज डिफरेंस भी 90 डिग्रीज है। ठीक है आबिद? तो फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्रीज है तो फेज डिफरेंस का ये फॉर्मूला यूज करो। यहाँ से पहले देख लो जो दूसरी वेव होगी वो कितनी देर बाद निकलेगी। ठीक है, सही है। पता चला दूसरी वेव 1 बिग बॉक्स के बाद निकली है। इतने देर कैसे पता चला? 90 डिग्रीज फेज डिफरेंस की जगह पे लिखा, टाइम पीरियड 4 बिग बॉक्सेस, वन इसका टाइम पीरियड 4 बिग बॉक्सेस था। 4 को वहां मल्टीप्लाई किया, 360 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। यानी कि इन दोनों में कितने का फर्क है? एक बॉक्स का फर्क है दोनों वेव के निकलने में। ठीक है, तो वेव को राइट पे शिफ्ट भी किया और इंटेंसिटी 3 होने की वजह से एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो एम्पलीट्यूड किसका बढ़ता है? क्रेस्ट और ट्रफ का बढ़ता है। अंडरस्टूड? जी सर, ये फेज डिफरेंस का लिखा किधर है वैसे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नहीं है आबिद, मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया। अच्छा सही जो है। जो जो इन्होंने पूछा था वो तो मैंने पहले ही बना दी थी, वो तो ये इस तरह की थी। अगर आपको सही है सर। उन्होंने सिर्फ एक चेंज करवाया था, मैंने दोनों करके दिखा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पार्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन, इस पिक्चर देखते ही क्या नजर आ रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? double slit यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका इसका फॉर्मूला था, आपको याद है? नहीं याद है? Ax equals to d lambda lambda, ठीक है, this is the formula. Arif, can you tell me what do all these symbols represent? What is a, what is x, what is lambda? Jerry, starting with a. सर ये हमारी वो हो गई स्प्लिट डिफरेंस, Slit या वो difference. एक्स होता था। Yes, slit difference. So this is हम्म a slit separation. हाँ सॉरी और स्प्लिट सेपरेशन। lambda तो ये आने वाली वेव की वेवलेंथ, d तो इन्होंने खुद से मेंशन किया। What is x, Arif? सर एक्स होगा हमारा, एक सेकंड, ये हमारी स्प्लिट सर एक्स हमारा वो होगा नंबर ऑफ, नहीं क्या होती है? सर नहीं याद पड़ रहा है। आपको याद है? नहीं सर भूल गया। मिनाइल, आपको याद? बेटा आप लोग बहुत जल्दी बोल रहे हो, आप लोगों को थोड़ा पहले बुलाना पड़ेगा सेंटर से, आप लोग एक्स आ भी होती नहीं है रहे हो। दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में। जी, फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन। अच्छा, फ्रिंज का मतलब होता है ब्राइट या डार्क स्पॉट। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क, सही है, ब्राइट टू ब्राइट, ये होता है एक्स, या डार्क टू डार्क स्पॉट। समझ आ गया? अब याद रहेगा कि नहीं? बेटा प्लीज रिवाइज करना शुरू कर दो। सबसे पहले पास पेपर सब करने से पहले सब लोग शुरू कर दो ईयर नोट्स, सारे जितने भी ग्रुप पे भेजे हुए सारे खोलो नोट्स। सर वापस से भेज देंगे सारे। मैं भेज देता हूँ वापस, ठीक है? सारे नोट्स पहले वो करो रिकैप, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ए गिवन है, सो दिस इज ए, ठीक है। डी नहीं पता, लैम्डा गिवन है, इसको नैनो को हटाते हैं तो क्या आता है? 10 की पावर क्या आता है? माइनस -9 आता है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला? लेट्स सी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द लेजर इज 630 नैनोमीटर, द लाइट इज इंसिडेंट on normally on the double slit. The separation of the two slits is this: the perpendicular distance is d. Coherent light waves form an interference pattern of bright and dark fringes on the screen. The distance between centers of two adjacent bright fringes. ये क्या given है? ये क्या given है? X given है। Adjacent का मतलब consecutive, neighboring, ठीक है? दो नेबरिंग ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है x। ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी है p पे। कैन आई एक्सप्लेन व्हाई अ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड बाय द, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। कह रहे बताओ यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्यों बनाई? मैंने वर्कशॉप में भी बताया था। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्या ये बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है? फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं बोलते। फिर क्या बोलते हैं? ये बोलते, सही है। अगर नहीं पता हो कि ये सेंटर ब्राइट स्पॉट है, सिर्फ ये पता हो कि ब्राइट स्पॉट है, तो बोलते हैं पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा, वेयर एज n इज एन इंटीजर। लेकिन अगर ये पता है सेंटर ब्राइट स्पॉट है, सेंटर ब्राइट स्पॉट पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है एग्जैक्टली? 0 लैम्डा। अब वहाँ n लैम्डा नहीं बोल सकते, जनरल टर्म नहीं बोल सकते, स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर? बिकॉज द वेव्स from each slit meet at field such that the path difference is 0। सही है? 0 भी आप अंग्रेजी में लिखें। अगर नहीं पता होता कौन से वाला ब्राइट स्पॉट फ्रिंज है, तो हम n लैम्डा लिखते हैं, और लिखते फिर n इज एन इंटीजर। ठीक होगी बात? ठीक है।
जी सर। फेज डिफरेंस भी बताते हैं, तो यहाँ लिख लें, बेहतर है लिख लें। सो मैंने बोला था दोनों लिख लेगा, सो दे मीट कंस्ट्रक्टिवली या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन वो बोलने का कोई ऐसा मार्क नहीं होता। ओके, कैलकुलेट डिस्टेंस। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपली फॉर्मूला लगा ले। मैंने बोला था इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद है, वर्कशॉप में भी इस बात पे एम्फसाइज किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजी, अभी तक जो होता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो ए इज any values are given, you just have to put in the value, get the answer. 3.6 minus 4, x is 4 exponent minus 3। और बताया था ट्रिक होती भी है तो मैक्सिमम क्या ट्रिक होती है, 630 नैनोमीटर्स। ठीक है, यहाँ से डी को सब्जेक्ट बना लो, कितना आंसर आएगा भाई देखो। ठीक है, तो डी का आंसर आपका आ जाएगा कुछ राउंड ऑफ करने के बाद 2.3। सही है। फ्रेंच का वो कहाँ से मिला था आपको? फ्रेंच लिखा ये था क्वेश्चन में ही? ये अच्छा देख, सही है, सही है। ठीक है, चले पार्ट सी। पार्ट सी देख लें। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज नाउ वेरीड। अब हमने वेवलेंथ वेरी किया, दिस कॉजेस द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द, कह रहे हैं हमने वेवलेंथ वेरी किया, उससे एक्स पे चेंज आ गया, डी सेम रखा है। तो यार खुद बताओ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर डी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, x is directly proportional to lambda, agreed? agreed। so अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज सेपरेशन भी इंक्रीज होगा, मानते हो? agreed। अगर हम लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो x भी इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनल है इसका। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है आगे सुनिएगा जरा। द वेवलेंथ इज नाउ, दिस कॉजेस द वेरिएशन बिटवीन द डिस्टेंस d and the separation of the slits are unchanged। ठीक है, वो unchanged। Sketch a graph to show the variation x from 400 to 700 numerical values on। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपको ग्राफ x वर्सेस लैम्डा का दिया होता तो कैसी लाइन होती? ये होती स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अग्री? बिकॉज इफ x एंड लैम्डा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज व्हेन दिस इज जीरो दिस इज शुड आल्सो बी जीरो। सोचो ना, वेवलेंथ है ही नहीं, तो क्या कोई फ्रिंज बनेगी? क्या कोई फ्रिंज बनेगी नहीं, तो फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है, लेकिन क्या ये ग्राफ फॉल्स ओरिजिन से शुरू हो रहा है या 0 0 से शुरू हो रहा है? सर 400। हाँ, तो ये ओरिजिन तो नहीं हुआ ना, इज इट ओरिजिन? सो शुड द लाइन बी लाइक दिस? नो, देन the line should be for X 400 lambda there will be some x ऊपर। there, हाँ, and then there will be straight line। हाँ, अगर आप इसको पीछे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लैम्डा 0, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे ये है लैम्डा 0, दिस इज लैम्डा 0। ठीक है, तो आपको ग्राफ फॉल्स ओरिजिन वाला दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको ओरिजिन, तो ये मत बोलना सर आपने तो बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो बेटा ये ओरिजिन ही नहीं है ना, दैट्स द मसला। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आगे यस सर। चलो कोशिश करके करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी करते हैं, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैं न्यूक्लियर करा रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं कल ऑन कैंपस क्लासेस में करवाऊंगा। ठीक है, चलो। न्यूक्लियर एक्स एंड वाई आर different isotopes of the same element. Nucleus X is unstable and emits beta positive to form Z. By comparing the number of protons in each state and explain whether the change of nucleus X is less than greater than the charge of nucleus Y। चलो मैं जल्दी से इक्वेशन लिख लेता हूँ। दोनों आइसोटोप्स हैं, मतलब दोनों का प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा। अगर इसका प्रोटॉन नंबर A है, अगर X का प्रोटॉन नंबर A है तो Y का प्रोटॉन नंबर भी A होगा, because they are isotopes, so the proton number should be same।
अच्छा जी, अब देखें. So I was saying, okay, so proton numbers are same. Nucleus X is unstable. ये जो वाला जो है भाई ये अनस्टेबल है और ये बीटा डिके करके Z बनाते हैं. तो आए जरा इनको हम अनस्टेबल करवाते हैं. ये B है, लेट्स से न्यूक्लियॉन नंबर इसका B है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जब ये बीटा पॉजिटिव डिके करता है, हम सबको पता है कि बीटा पॉजिटिव का प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, +1 एंड 0. तो ये एलिमेंट Z बनाता है. तो उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या हो जाता होगा, तो क्या हो जाता होगा भाई, A-1. प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1. व्हाई? बिकॉज इन दोनों को ऐड करो, यू शुड गेट A. अग्रीड? अग्रीड और नॉट? कोई भी प्रोटॉन, इसका जब भी बीटा पॉजिटिव डिके होता है प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1. बीटा नेगेटिव डिके होता है प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1. अग्रीड? ठीक है. तो प्रोटॉन जब भी एक बीटा पॉजिटिव निकलता है तो जो रिजल्ट बनता है उसका प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है. इसके मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे. ए में आप लोगों को मुश्किल लगा. लेट्स से ये था 4, इनने बीटा पॉजिटिव निकाल दिया. ठीक है. अब जो नया एलिमेंट बनेगा Z, उसका ये नंबर क्या होगा पता है, 5. क्यों? चेक करो. 5, सॉरी 5 नहीं, क्या बोल रहा था, डिक्रीज हो गया 4. चेक करो 3 + 1 4. एक डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, 4 में से एक कम हो. इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया. समझ आ गई ना? सिर्फ एक ही टर्म्स में किया है, शायद आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो अब क्वेश्चन क्या है ये देख लेते. तो ये बन जाएगा Z, ये है Y. क्या Y का न्यूक्लियॉन नंबर B होगा? नहीं, Y का न्यूक्लियॉन नंबर है C. क्योंकि ये दोनों अगर आइसोटोप्स हैं तो इनके न्यूक्लियॉन नंबर्स डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, बिकॉज दे बोथ आर आइसोटोप्स. If you wanted, you could have used numbers also. मैंने alphabets use किए just to be, more bookish. Now, by comparing the number of protons in each nucleus state and explain the charge of X is less than, same or greater than the charge of Y. अब मुझे बताओ कि X का जो चार्ज होगा वो Y के चार्ज और X के चार्ज में अब क्या फर्क होगा. देखो X, ये जो है X का चार्ज, Z का तो नहीं पूछा ना, X का पूछा है. X को कंपेयर करना है और किसको करना है, Y को. तो मुझे बताओ चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन नंबर की वजह से होता है. अभी तो जो X का चार्ज है वही Y का चार्ज है, तो चार्ज तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस का उसके प्रोटॉन नंबर की वजह से होता है. अब देखेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो सेम चार्ज. X के पास अगर 3 प्रोटॉन्स हैं तो Y के पास भी 3 प्रोटॉन, क्योंकि आइसोटोप है, आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम होता है. इस न्यूक्लियस का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज सेम है. हाँ, X और Z को कंपेयर करना है. X और Z कहाँ है भाई, ये रहा. अब मुझे बताओ X के पास अगर 3 प्रोटॉन्स थे तो Z के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, एक कम 2 प्रोटॉन्स. इसलिए मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कर सकते. तो Z का चार्ज क्या होगा, कम होगा. हमें बताना है वेदर द चार्ज ऑफ X. तो आप लिखेंगे X हैज 1 more proton. X has 1 more proton than Z, so it has 1 greater positive charge. ठीक होगी बात? जी सर. Any problem? Okay. Hadrons can be divided into 2 groups. Baryons. दूसरा ग्रुप क्या था, mesons था, याद है? बैरियन में 3 क्वार्क्स होते थे, mesons में 2 क्वार्क्स होते थे. सो ग्रुप P इज बैरियन, तो ग्रुप Q क्या होगा, mesons. ठीक है. बैरियन 3 क्वार्क से मिलके बनता था और meson 2 क्वार्क से, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके बनता था. Describe in general term the quark structure of hadron that belongs to group Q. तो ग्रुप Q मतलब मीजॉन. तो मीजॉन में क्या होता था, एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल, एक क्वार्क और इसका एंटी क्वार्क. सो इन जनरल टर्म्स बताना है
तो आप लिख सकते हो mesons consists of one chord and one anti-chord. You can easily refer to notes because this is the easiest chapter of all. अगर मैं आपको दिखा दूँ, सर इसके नोट्स हैं आपके पास? बिल्कुल है बेटा, इतने इसकी तो लेक्चर वो भी हैं, सर वो इसका तो lectures- वीडियो लेक्चर्स। सर वो 3-4 है और वो काफी लंबी है, तो अगर नोट से ही कर लें तो सही है या? बिल्कुल सही है। ओके। और सर वो आप डायनामिक्स का कब लेंगे वर्कशॉप क्लास? हाँ, इस वीकेंड में बेटा रखनी है, तो मैं कल तक कंफर्म कर दूंगा या आज रात तक। ये सही। सैटरडे को होगी या संडे को, ठीक है। ओके सर। यार वो कहाँ गया, पता नहीं किस नाम से था, जिसमें पूरा इसका मैंने आई थिंक ग्रुप पे भेजा है, पता नहीं होगा कहीं। न्यूक्लियर लिख रहा हूँ तो कितना सिर्फ आना चाहिए। होल्ड ऑन, नहीं आपको वीडियो लेक्चर चाहिए बस। फिर पीडीएफ नहीं भेजा इसका मैंने। हम्म, कैसे हो सकता है, इसका तो इतना एक प्रॉपर। तस्वीर दी सर। यार वो एक तस्वीर थी आई थिंक, जिसमें वो था, बोर्ड की पिक्चर थी, है ना। एक ही तस्वीर। बल्कि मुझे समझ आ गया कहाँ से सर्च करो, वो मेरे ख्याल से बोर्ड की पिक्चर थी, बहुत अच्छा। उस पर मैंने सब क्वार्ट्स क्वार्ट लिखूंगा ना, आ जाएगा, देखना कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये नहीं, अरे कैसे हो गया ये? Yeah, अब I think yes, this is the one. ये देख, इसकी जरा ले लो स्क्रीनशॉट। या पता नहीं, इसको भी मैंने और एडिट करके यार लिखवाया होगा कुछ। ये भी फाइनल नहीं है ना, मैंने यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करके लिखवाया था। यार इसकी ले लें आप पिक्चर, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? आप भी ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। लेकिन यार मुझे याद पड़ रहा है मैंने कुछ, चलो मैं देखता हूँ ग्रुप पे जाके से कि मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को। अरे, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सही, अभी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसका एक क्वेश्चन रह गया, प्लीज वो खुद से अटेम्प्ट करो, और वो जो है मैं कल की क्लासेस में चेक करूँ। और कोई एक ईयरली आज कल, 2 ईयरलीज आज करके रखें, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 2 ईयरलीज, डू एनी 2 ईयरलीज एंड शो इट टू मी इन टुमारोज क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।